कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला आज कैथल के जिला बार एसोसिएशन में प्रचार के लिए पहुंचे, जहां जिला बार एसोसिएशन के वकीलों द्वारा अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया गया। वहीं इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने वोट की अपील करते हुए सरकार के कामों की पोल खोल कर रख दी। वहीं अभय सिंह चौटाला नवीन जिंदल पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं भाजपा के साथ हुड्डा मिला हुआ है, ऐसी बातें अभय सिंह चौटाला द्वारा मंच से कही गई। अभय सिंह चौटाला ने वकीलों से अपने चुनाव में पैरवी करने के लिए निवेदन भी किया गया है और क्या कुछ कहा गया, आइए दिखाते हैं। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पूर्व मेरे मंत्री सुरेंद्र मदान जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लवान जी, लीगल सेल के प्रदेश के अध्यक्ष जसवीर ढिल्लों जी, कैथल बार के प्रधान बलजिंदर सिंह जी मलिक, उप प्रधान विनय गर्ग जी, सचिव गौरव बदवा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुमन जी, इंद्रजीत जी माटा, एडवोकेट शशि वालिया जी, विक्रम कसाना जी, करण चैन जी, पवन ढुल जी, अमन माजरा जी और पूर्व में रहे प्रधान रविंद्र तंवर जी, बार के सभी मेंबर साहिबान, एग्जीक्यूटिव के सभी मेंबर साहिबान, मेरे से पहले सारे वक्ताओं ने बहुत खुल करके आपसे बात करी। मैं तो आपसे मिलने के लिए आया, आपसे सहयोग मांगने हैं, समर्थन मांगने हैं, भाषण देने नहीं आया। आपकी जमात एक ऐसी जमात है जो बाकी सब लोगों को कन्विंस करने वाली है। मैं भाषण देख करके आपको कन्विंस नहीं कर सकता। मैं तो केवल ये कह सकता हूं आपके सामने कि जब आप वोट डालो या इन अगले 4-6 दिन जो बचे हैं शेष चुनाव के, जिसमें आपसे जो लोग मिले, जिनसे भी राजनीतिक चर्चा हो, तो मेरे और मेरे सामने लड़ने वालों में तुलना करके देखना कि उन लोगों का राजनीतिक कैरियर किस किस्म का है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस प्रदेश के लिए, केवल कैथल के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के लिए किस तरह से चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रदेश को अलग बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किस तरह के फैसले दिए जिससे आम लोगों को फायदा मिला है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लोगों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करी। बाकी जो सरकारें बड़ी, उन सरकारों में किस किस्म के हालात रहे, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता है। जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनमें से नवीन जिंदल 10 साल तक आपके मेंबर पार्लियामेंट रहे और 10 साल बाद ये कह करके यहां से चले गए थे कि राजनीति की वजह से मेरा औद्योगिक नुकसान होता है, मेरे कारोबार में मुझे दिक्कत आती है, इसलिए मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज के बाद मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं रहूंगा। और उनके परिवार का भी सबका ये फैसला था। मेरे भी अच्छे जानने वाले लोग हैं। इस चुनाव में मैदान में आने से पहले दिन तक उनकी
घर में आपस में ये राय थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसको तो डराया गया ही नहीं। माजरा जी बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने 2014 में कुरुक्षेत्र के अंदर जब स्पीच करने के लिए आए थे अपने कैंडिडेट के पक्ष में, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसने कोल माइन ले रखी है और कोल माइंस के अंदर उसने कोयले की अवैध खनन करके 40,000 करोड़ रुपया कमाया है और चोर कह करके संबोधित किया था नवीन जिंदल ने। उसी को जिसको चोर कहा था उससे चंदा ले लिया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आए थे इसमें उसकी कंपनी की तरफ से सैकड़ों करोड़ रुपया जो है बीजेपी को चंदा दिया हुआ है। ये तो कोई राजनीतिक बात नहीं, और सारी की सारी चीजें जो है पेपर में है। पहले उससे चंदा लिया, केस तो आज भी चल रहा है, मुकदमा आज भी खत्म नहीं हुआ, आज भी कोई कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी कि इसने कोई बेईमानी नहीं करी। फिर इसको जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति को मिला नहीं भाजपा को जिस किसी कार्यकर्ता पे अपने पे भरोसा कर ले कि कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। अपने सब साथियों को तो जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया उनको तो इग्नोर किया, और नवीन जिंदल को इसलिए लेकर के आए कि पहले इसके फादर मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 बार ये रहा, हो सकता है अगला चुनाव भी कहीं ना कहीं इसका दाव लग जाए, इसलिए इसको लेकर के आए। अब साथियों चुनाव मैदान में तो आ गया। मैं तकरीबन आपके इस लोकसभा क्षेत्र के 500 से ज्यादा गांव में गया, और सारे शहर जो लगते हैं, चाहे वो कस्बे हैं, शहर हैं, अलग अलग मोहल्लों में, कॉलोनियों में, सेक्टरों में लोगों से मिला हूँ, मैंने मीटिंगें करी, गांव में भी मिला हूँ। मैंने सब जगह एक बात खुल करके लोगों से पूछी कि 10 साल आपने जिंदल को बड़ा करके रखा था, कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी, प्रदेश में भी। जिंदल साहब ने 10 साल में आपके लिए कोई ऐसे काम करवाए हो जिससे गांव के, शहर के लोगों को कोई लाभ मिला? हैरानी की बात तो यह है कि 10 साल में लोकसभा में एक शब्द भी नहीं बोला हुआ इसका। मैंने लोकसभा से रिकॉर्ड निकलवाया। लोकसभा और विधानसभा में सारी चीज रिकॉर्डेड होती है, और आप किसी भी मेंबर की जब चाहो RTI लगा करके उसकी सारी डिटेल मंगवा सकते हो कि इसका लोकसभा में किन किन इश्यूज पे इसने चर्चा करी है, इसने विधानसभा में किन किन इश्यूज पे बात करी है, वो आम आदमी देख सकता है। और फिर दूसरा, लाइब्रेरी बनी हुई है, लोकसभा की भी, असेंबली की भी। उस लाइब्रेरी में आजकल आप गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हो, उससे भी देख सकते हो। कहीं एक शब्द 10 वर्ष में नहीं बोला है, एक दिन में। यहाँ जब मैंने लोगों से बात करी तो लोगों ने बताया कि हमारे पास कभी एक दिन मिलने भी नहीं है। आपकी बार में आया कभी, क्या मिलने आज 10 वर्ष आया नहीं आया? बताओ, नहीं आया, कभी नहीं आया 10 वर्ष में एक दिन। और बार में नहीं आया तो मान के चलो गांव में तो जा ही नहीं सकते, किसी भी गांव में नहीं गया। मैंने लोगों से पूछा कि अब जब वोट डालोगे तो उससे पहले इस बात पे विचार नहीं करोगे कि जिस व्यक्ति को हमने 10 वर्ष बना करके रखा और 10 वर्ष उसने हमारी अनदेखी की। हैरानी की बात तो तब आई मुझे जब मैंने लोगों से पूछा कि इसका कोई संपर्क नंबर है आप लोगों के पास? तो सबने कहा नहीं है। मैंने पूछा इसका कोई एड्रेस है? वो भी नहीं है। कोई टेलीफोन नंबर? वो भी किसी के पास नहीं है। आप तो वकील साथी हो सारे के सारे, आपके पास होगा, एक आधे के पास है नहीं है, किसी के पास कोई संपर्क नहीं है। इसके पास है, इस पे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ,
नवीन जिंदल की माता श्री से इसे पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि आप प्रचार करने आई हो, लोगों की आम शिकायत है कि इनका नंबर किसी के पास नहीं है, हम बात करें तो कैसे करेंगे, हमारे पास इनका एड्रेस भी नहीं है, अगर हमें कल को इनसे मिलना हो तो कैसे मिला जाएगा। तो उनकी माँ ने ये बात सोशल मीडिया पे कही है, इसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। जिस माँ के पास अपने बेटे का नंबर नहीं है तो प्रासन साहब पे कहां से आ जाएगा? है कि नहीं है प्रासन साहब? टकराव हो गया था लेकिन आपने समझ मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग चुनाव मैदान में आज जिनका आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है, जिनका आपसे कोई संबंध नहीं है, जिनसे आप सीधे मिल भी नहीं सकते, एक तो वो है, दूसरा सुशील गुप्ता जी है। सुशील गुप्ता जी तो हमारे बीच में कभी आए भी नहीं। हरियाणा में अनेक ऐसे हालात पैदा हो गए इस प्रदेश के अंदर, जब से भाजपा की सरकार बनी इस 10 साल में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज ने जो है, अलग अलग सोसाइटी ने इनके खिलाफ एजिटेशन की। उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में असेंबली के चुनाव से पहले, चाहे वो जेबीटी के टीचर थे, चाहे वो आपके गेस्ट टीचर थे, चाहे आंगनबाड़ी की वर्कर थी, आशा वर्कर थी, नरेगा के कर्मचारी थे, नरेगा का मजदूर था, ये जो जितने भी आपके रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग थे। इस तरह से जो जो संस्थाएं सरकार के खिलाफ उन दिनों में कांग्रेस के खिलाफ एजिटेशन कर रही थी, भाजपा के नेताओं ने उनके बीच में जाकर के उनसे वायदे किए थे सबसे कि आप हमारी सरकार बनाने में आप हमारी मदद करोगे, हम आपको रेगुलर करेंगे, हम आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, आपकी कमेटियां बनाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने भी अनदेखी करी। जब अनदेखी हुई तो सबने एजिटेशन की। आंगनबाड़ी आशा वर्कर का तो बहुत बड़ा एजिटेशन था, तो मैंने बहुत करीब से देखा था। एक एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हजारों हजारों महिलाएं बैठी, आपके यहाँ कैथल में भी था। उनको केवल और केवल अगर कोई सपोर्ट करता था, उनकी कोई बात सुनता था, उनकी बात को कोई विधानसभा में रखता था, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी, कोई और दूसरा उनके साथ नहीं था। ना सुशील गुप्ता था, ना कांग्रेस थी। उनकी अगर हेल्प करी किसी ने, उनकी लड़ाई लड़ी तो हम लोगों ने लड़ी थी। जब उनके ऊपर चंडीगढ़ में लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनके ऊपर मुकदमे बढ़ाए जा रहे थे, जब उनको पकड़ पकड़ के जेलों में बंद किया जा रहा था, तब गुप्ता जी कहाँ थे? तब आप पार्टी कहाँ थी? इन लोगों का हरियाणा से कोई संबंध नहीं। ये भी बड़ा उद्योगपति है और दाव लगाने आया कि अगर नवीन जिंदल का दाव लग सकता है तो तू भी दाव लगा। लेकिन इसका जो इशू है उसको तो हर आदमी समझता है, जानता है। जो SYL का हमारा मामला है, जिसको लेकर के बहुत बारीकी से सारी बातें माजरा साहब ने आपके सामने रखी। मैंने उस SYL की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मैं आपके पास कोर्ट में आया था समर्थन मांगने के लिए कि आप हमारी लीगली इसमें मदद करो। आपको याद होगा जब मैं अपोजिशन लीडर था तब 2016 में एजिटेशन किया था, तब हम आपके पास आए थे। मैं अकेले आपकी कोर्ट में नहीं, सारी बार में जाकर के आया था। प्रदेश की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे 22 के 22 पे गया। और जो इशू था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, सेंटर की सरकार को कह दिया था कि आप इनके हिस्से का पानी दिलवाओ। हमारे हिस्से का पानी देने की बजाय पंजाब की कांग्रेस की अमरिंदर सिंह की सरकार ने रेजुलेशन दे दिया था। और रेजुलेशन भी नहीं दिया उन्होंने, तो बाकायदा तौर पे जितनी वाटर ट्रीटी उनकी किसी भी स्टेट के साथ थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी थी, ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर चला जाए। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और अब सुप्रीम कोर्ट से फिर फैसला आपके हक में होकर के आ गया।
अब दोबारा जो फैसला है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ लिखा है कि आप नहर बना करके दो। आप कहते हो पानी नहीं है, आप पहले नहर बनाओ। जो जमीन एक्वायर हो गई थी, जिसका पैसा चला गया था, किसान ने जिसका पैसा ले लिया था, कम से कम उस नहर का निर्माण करो, ताकि जब पानी बढ़ेगा तो अपने आप उस नहर में पानी आएगा। पंजाब की सरकार ने तो रेजुलेशन पास कर दिया, आप पार्टी ने, कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, हमारे पास सरप्लस नहीं है। और नहर के लिए भी उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि नहर की खुदाई दोबारा हो ही नहीं सकती। वो ज़मीनें जिनकी थी, जिन लोगों की, उनके नाम इंतकाल कर दिए, उनके नाम उनकी गिरदावरियाँ कर दी, दोबारा से विवाद नया खड़ा करने का प्रयास किया गया। नई मीटिंगें जब हुई इनकी आपस में बैठ करके, दोनों चीफ मिनिस्टर की, जल संसाधन मंत्री की, उसमें उन्होंने तो नया प्रपोजल दे दिया कि आप हिमाचल की पहाड़ियों से सीधा पहाड़ियों को काट करके अपने हिस्से का पानी ले लें, हमारे पास कोई पानी नहीं है आपके लिए।